चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास गणित, जिसमें आज हमारा अध्याय तीसरा है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। तो अभी तक हम पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा तीसरे चैप्टर का बेसिक जो है ना वो उसकी क्लास आपको आज प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1 बाई 1 कंप्लीट आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आगे आगे आने वाली क्लासें भी आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमें दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो भाई हम बात करते हैं ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनकी हमें चर्चा करनी है। तो इससे पहले हम बात करते हैं, देखो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बहुपद, तो हम सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं। ये बहुपद हमारे पास क्या था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद 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 मतलब हमारे पास कोई अचर राशि, कोई चर राशि, इनका कुछ मल्टीपल हमें दे रखा होता है, प्लस माइनस में हम इनको लिखते हैं। जैसे x प्लस वाई, इसके ऊपर घात यदि 1 लगा दी जाए, इस पर भी घात 1 लगा दी जाए, मतलब एक घात को हम यहाँ पे लिखते नहीं है। एक हमें अचर राशि दे दी जाती है जो कि हमारे पास c लिखा रहता है, ये हमारा एक बहुपद कहलाता है। तो इस तरीके से हम बहुपदों को लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ये समीकरण नहीं है। जब तक हम बराबर में क्या नहीं लिख सकते हैं, बराबर में 0 नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा ये समीकरण नहीं बनेगा, जब तक हमारा ये क्या कहलाएगा, बहुपद। अब बहुपद के प्रकारों की यदि बात की जाए, बहुपद के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों की हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद का मतलब ये है कि जो भी कोई बहुपद हमें दे रखा है, यदि इसके ऊपर घात कितनी दे रखी है, एक दे रखी है, जैसे x की पावर 1, y की पावर 1 और प्लस में c हमें कुछ दे रखा है, जी हमारा एक घाती बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यदि किसी समीकरण पर घात 2 दे रखी है तो उसको हम कह देते हैं क्या, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। बहुपद कैसे बनेगा भाई, ये कोई भी पद ले लेते हैं, उसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं, जैसे कि 2p, इसके ऊपर हमने घात कितनी लगा दी है, 2 लगा दी है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघाती बहुपद हो जाएगा। दूसरा हमें इसमें एक अचर राशि भी लेनी पड़ेगी, ये रहा हमारे पास c, या कुछ भी नंबर दे देते हैं हम वहां पर, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। तीसरा बनता है हमारा कितना, त्रिघाती बहुपद। इसको हम बोल देते हैं त्रिघाती बहुपद। बहुपद मतलब इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी ना, वो कितनी घात होनी चाहिए, हमारे पास 3 घात होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे देते हैं कि m की घात 3, mn प्लस 2 n स्क्वायर, इस तरीके से हमें ये बहुपद दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारी घात है ना, सबसे बड़ी घात, वो कितनी है हमारे पास भाई, 3 है, तो इसका नाम पड़ जाएगा त्रिघाती बहुपद। इस पर 2 घात है, द्विघाती बहुपद, और यहाँ पर एक घात है, उसको हम बोल देंगे क्या, एक घाती बहुपद। अब इन को हम बहुपदों को अब हमसे बुलाए कि भाई हमें सिर्फ रैखिक समीकरण पढ़ने हैं भाई। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है भाई, कि अब हमें जो समीकरणों को लिखना है ना, उन समीकरणों को हमें इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हमारे पास जो रेखाएं जो दे रखी हैं, उन रेखाओं को हमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो भाई हमारे पास हम अब समीकरण बनाते हैं कैसे, जैसे कि हमने अभी माना था एक हमारे पास x, हमारे पास कैसी राशि है, चर राशि है, एक हमारे पास y चर राशि है, इन दोनों को जोड़ दिया, और एक हमारे पास हमने ले लिया, एक हमारे पास है क्या, अचर राशि। इसको यदि हम बराबर में लिख देते हैं 0, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, एक समीकरण बन के तैयार हो जाता है। अब हमने क्या किया कि हमने इस x को गुणा कर दिया किसके साथ, a के साथ, और इस y को गुणा कर दिया हमने किसके साथ, b के साथ। तो हमारा ये बन के तैयार हो गया क्या, एक समीकरण, इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है कि x का गुणांक हमारे पास a हो गया और y का गुणांक हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो चर राशि है, चर पद जिसको हम कहेंगे, वो कौन कौन से हो गए, वो है हमारे पास x तथा y। ये हमारे पास हो गए कौन से पद कहलाएंगे, इसके चर पद कहलाएंगे। कितने चर पद हैं हमारे पास, 2 चर पद हैं हमारे पास, कौन कौन से, x और y। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अचर। अचर पद कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे a हो जाएगा, b हो जाएगा तथा c हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास
ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और बी बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए भाई। तो हम इसको कह देंगे भाई कि ये बन गया हमारे पास क्या समीकरण, ये हमारे पास समीकरण बन गया। तो मतलब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण इसके अंदर पढ़ने हैं। तो दो चर हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक x है और एक y है। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई इस समीकरण को हमें रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करना होता है। अब हम इसके युग्म बनाते हैं भाई। अब इनको हम मान लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक मान लिया a1x प्लस इसको बोल दिया हमने b1y प्लस इसको बोल दिया हमने c1 बराबर ये 0 हो गया हमारे पास। ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0। इसको हम कहेंगे कि ये बन गया हमारे पास समीकरण युग्म, इसको हम कहेंगे समीकरण युग्म। बस इन्हीं को हमें इसके अंदर पढ़ना है, ये हमारा समीकरण युग्म कहलाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो ये हमारा बराबर में 0, हमने इसको a1 a2 मान लिया, इनको b1 b2 मान लिया। बस अब हम यहाँ पर जैसे कि ये समीकरण हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर इसका x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और c1 इसकी एक अचर राशि हमारी कहलाएगी। a2 इसका गुणांक, b2 इसका गुणांक और c2 इसका गुणांक, c2 इसका गुणांक कहलाएगा। अब हमें इस x और y के जो गुणांक दे रखे हैं ना, उनके अंदर तुलना करके इनको चलना है। तो इस आधार पर हमारे पास जो समीकरण बनेंगे उसी आधार पर हम इन रेखाओं को क्या करते हैं भाई, लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगले उसमें हम लिख लेते हैं। तो जो अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है भाई हमारे पास। क्या है कि देखो हमें समझना है जो रेखाएं होती है ना, जैसे कि हमने लिखा प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरी होती है हमारे पास क्या, समपाती रेखा है, समपाती रेखा है। इनको हमें समझना है, वो है हमारे पास मेन पॉइंट यहाँ से, समपाती रेखाएं। और तीसरी हम लेके चलेंगे क्या, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। इनको हम समझते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या चीज है। इनकी हम बात करते हैं। देखो अब हमें दे रखी है कि संपात प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात करते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले हमें बनाना आना चाहिए क्या, रेखा। तो मान लो हमने ये बना दी एक रेखा, ये रेखा दोनों साइड इसमें एरो होना चाहिए, तब हमारी ये क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। एक रेखा हमने ये खींच ली लाइन, और दूसरी लाइन यदि हम इस तरीके से खींच लेते हैं, ये रही हमारी, इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ए बी। यदि दो रेखाएं इस तरीके से एक पॉइंट पर काटती हैं कहीं पर, तो हम उन रेखाओं को बोल देते हैं क्या, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है। दूसरा बनता है हमारे पास संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का मतलब ये होता है कि दो रेखाएं हमारे पास ये दे रखी हैं, ये तो दे रखी है हमें क्या, एक ए बी, और दूसरी रेखा की यदि हम बात करें यहां पर, तो दूसरी रेखा बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर इस तरीके से दे रखी है, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, पी क्यू। तो यहां पर ये रेखाएं कहलाएंगी आपकी क्या, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले में, समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, जब दो रेखाएं इस तरीके से दे रखी होंगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भाई, बराबर होगी, जिसको हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये पी है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। तो ये रेखाएं हमारे पास कहलाती हैं क्या, समांतर रेखाएं। तो ये इस तरीके से प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं हमें बार बार इसमें देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने जो समीकरण युग्म लिखे थे, जो एक्स और वाई के जो गुणांक थे ना, उनकी यदि तुलना की जाए तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, हम जब ये प्रतिच्छेद करेंगी ना, तो यहाँ पर हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होना चाहिए भाई। इस तरीके से हमें इनका हल मिलने वाला है भाई। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमारे पास a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के। मतलब ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है भाई, यहाँ पर इस बिंदु पर। तो इनका जो हल हमें मिलने वाला है ना, वो इनका एक ही हल, एक ही सॉल्यूशन हमें आगे मिलेगा, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं।
जब संपाती रेखाएं जो होती है ना, उनके जब हम समीकरण योग में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरीके से यदि हमें वहां पे इनका हल मिलता है तो हम कह देंगे कि भाई ये रेखाएं कैसी होंगी, भाई आपकी संपाती रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं के अंदर हमें क्या मिलता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बन जाती है ना, उस कंडीशन में हमारे पास a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं होता है। तो इससे हमें याद रखना पड़ेगा भाई ये कि हमारे पास जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जिनमें जो x और y के जो गुणांक होते हैं, उनका जब हम अनुपात लेते हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा, तो वो रेखाएं कौन सी कहलाएंगी भाई, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं संपाती रेखाओं की। यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब यहाँ पर हम रेखा की बात करें तो ये रेखा एक दूसरे के संपाती हो गई है भाई, एक दूसरे के ऊपर आ गई है भाई जस्ट। तो यहाँ पे हमें इनके जो हल मिलने वाले हैं ना, वो बहुत सारे हल मिलने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे अनंत हल मिलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात करें क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को कई पॉइंट पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं भाई, प्रतिच्छेदी कर रही हैं। समांतर रेखाएं कहीं आगे जाके भी नहीं मिलने वाली हैं, कहीं टच नहीं करने वाली हैं। जब ये कहीं टच नहीं करेंगी तो हम उन्हें कह देंगे जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, उस तरीके से ये रेखाएं हमें होती हैं, जहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा क्या, यहाँ पर c1 बटे c2 नहीं होगा। तो उन रेखाओं को हम क्या कह देते हैं भाई, समांतर रेखाएं कह देते हैं। अब बात करते हैं इनके एक एक समीकरण की बात करते हैं कि भाई इनके जो समीकरण है ना, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि इसके समीकरण की बात करूं, मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y प्लस के 3 बराबर में मैंने क्या ले लिया भाई, 0 ले लिया। इसका एक समीकरण और लिखते हैं क्या, 5x माइनस 6y या फिर 5x 3y 5x प्लस 3y माइनस 6 बराबर क्या लिखा, 0। अब यहाँ पर हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होना चाहिए, ये तुलना हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है भाई, 3, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 5, इन दोनों का अनुपात लिया हमने बराबर। यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 4, और यहाँ पर इस दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, 3। यदि ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारी ये रेखाएं कहलाती हैं। ये दो जो समीकरण लिखे गए हैं ना, वो किस रेखाओं के लिखे गए हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिखे गए हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, संपाती रेखाओं की। तो संपाती रेखाओं का भी हम क्या लिखते हैं भाई, एक समीकरण लिखते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या समीकरण होगा हमारे पास, जैसे कि 2x माइनस 7y माइनस 8 बराबर क्या लिखा मैंने, एक समीकरण 0 लिख लिया है। दूसरा 4x माइनस 14y माइनस 16 बराबर क्या लिखा, 0। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो तीनों अनुपात जो गुणांकों के दे रखे हैं ना, वो बराबर होने चाहिए। तो बिल्कुल लिखते हैं हम, यहाँ से अनुपात निकालेंगे। इसका x का कितना हो जाएगा, पहले समीकरण का 2, इसका कितना हो जाएगा भाई 4, तो 2 बटे 4 ये हो जाएगा बराबर। यहाँ से लिखेंगे हम माइनस के 7 बटे माइनस के 14 हो जाएगा भाई। यहाँ से निकालेंगे हम बराबर में माइनस के 8 बटे माइनस के 16, ये अनुपात हमें यहाँ पर मिलेगा। बाकी का हम इसको सोल्व करते हैं, जो कट हो रहा है उसे कट कर लेंगे, जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाकी का कट करते हैं, 2 से कट कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट हो जाएगा भाई हमारा। ऐसे ही 7 से कट करोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये बन गया। ऐसे ही 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये कट हो जाएगा। तो ये भी 1/2 मिला। मतलब यहाँ पे हमारी ये जो अनुपात मिला है हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो हमारी जो रेखाएं होंगी ना, वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी भाई, हमारी संपाती रेखाएं। तो ये जो समीकरण लिखे गए हैं दोनों हमारे पास, ये समीकरण हमारे संपाती रेखाओं के हैं, और ये समीकरण जो लिखे गए थे ना, वो हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिखे गए थे। यही तुलना हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है भाई। उसी तरीके से हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाओं का जो हमारे पास समीकरण बनता है ना, उसको भी हम यहाँ लेके लेते हैं, जैसे 2x माइनस 7y माइनस 8 बराबर कितना, 0 दे रखा है हमें। दूसरे की लिखते हैं हम 4x माइनस 14y, और यहाँ दे रखा है हमें प्लस के 16 बराबर 0। इनकी तुलना करते हैं हम यहाँ से, 2/4 बराबर
माइनस के 7/14 v माइनस का होगा बराबर माइनस के 8/16। 16 यहाँ पर आप प्लस का है भाई, तो ये माइनस से माइनस तो क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया हमारे पास। अब तुलना कर देने की, 2 से काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया हमारे पास। 8 से इसको काट लो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, लेकिन ये संख्या हमारे पास जो मिली ना वो काय की आ गई, माइनस की आ गई, माइनस की आ गई भाई। इसको काटेंगे, दोबारा लिखता हूं मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया हमारा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये भी कट गया हमारे पास बराबर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इसमें, ये माइनस वाला मिल गया हमें। मतलब हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इन रेखाओं को हम कह देंगे क्या, समांतर रेखा हैं, और ये वाली रेखाएं कहलाएंगी हमारी समपाती रेखा हैं, और ये कहलाएंगी हमारी क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के क्या बनती है भाई, समीकरण, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे हम अगली एक्सरसाइज में जब इनको सोल्व करेंगे 3.1 में, तो बार बार हमारे पास इनकी चर्चा होगी कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं बताइए, समपाती रेखाएं बताइए, और दूसरी बोलेगा आपसे वो समांतर रेखाओं के बारे में आप बताइए। प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और समपाती रेखाओं को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और समांतर रेखाओं को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, जी हमारी कहलाती है। आगे चलते हैं। अब इसकी यदि बात की जाए, हमारे पास जो प्रतिच्छेदी रेखाएं और जो समपाती रेखाएं हमें दे रखी थी, आगे फिर से नोट करते हैं हम कि प्रतिच्छेदी रेखा है, छेदी, दूसरी थी हमारी क्या, समपाती, और तीसरी थी हमारी क्या, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। अब इनमें हम बात करते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी क्या होती है, तो भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इस तरीके से टच करती हैं, जैसे इसको P और ये हमारा हो गया क्या Q, ये A और B, ये एक रेखा हो गई, दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी। और समपाती रेखाएं कब कहलाती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाती है, तो ये रेखाएं हमारी कहलाती हैं क्या, समपाती रेखाएं, ये A और B कहलाएगी हमारी। क्लियर। दूसरी बात करते हैं समांतर रेखाओं की, ये रही हमारी दो समांतर रेखाएं, इसको P, इसको Q, और ये दूसरी लाइन हमने खींच दी रेखा, जिसका नाम हमने दे दिया A और B। ये हमारी कहलाती है क्या, समांतर रेखाएं भाई। क्लियर। अब हमारे पास जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, ये एक ही बिंदु पर क्या कर रही हैं भाई, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं भाई इस पॉइंट पर, यहाँ पर। तो इनका जब सॉल्यूशन होगा ना, तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को जो क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदी कर रही हैं, तो ये इनका कहलाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं हम अद्वितीय हल। और संपाती रेखाओं की यदि हम बात करें, तो ये कईयों पॉइंटों पर इस पे यहाँ पर ये टच कर रही है भाई, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर जहाँ टच कर रही है, तो इसके बनेंगे क्या, अनेक हल, अनेक हल। और इन रेखाओं की यदि हम बात करें, तो ये रेखाएं आगे चल के भी कहीं नहीं है मिलने वाली, और पीछे भी यदि इनको बढ़ाया जाए, तो ये पीछे भी कहीं पे एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है, तो ये एक दूसरे को कहीं पे टच करने वाली नहीं है, तो इनके एक भी हल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल हमें नहीं है मिलने वाला। तो इस तरीके से इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को हमसे पूछा जाता है कि ये किस तरीके से क्या लिखा जाता है। दूसरी यदि बात करें इनके बारे में, अब हमसे यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अब हमसे पूछा जाता है कि ये संगत और असंगत क्या चीज होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, संगत और असंगत का मतलब क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। ये भी हमसे क्वेश्चन में आगे
पूछा जाने वाला है कि ये संगत क्या होते हैं और ये असंगत क्या होते हैं। तो भाई देखो, अभी हमने पढ़ा था कि यदि रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमने नाम दे दिया इसको पी क्यू, और इसको नाम दे दिया हमने क्या, ए और बी। इनके पॉइंट इस तरीके से बनाए जाएंगे, तब जाके ये क्या कहलाएंगी, आपकी रेखाएं कहलाएंगी। दूसरा हमने पढ़ा था समपाती रेखाओं के अंदर, जिसमें हमारे पास एक लाइन दे रखी थी पी और क्यू, और दूसरी लाइन हमें दे रखी थी यहाँ पे इस तरीके से, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, ए और बी नाम दे देते हैं। तीसरा हमें पढ़ा था क्या, समांतर रेखाएं, जो कि इस तरीके से मिलने वाली हैं हमें, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर, ये पी क्यू, और ये हमारे पास हो जाएगी ए और बी। बस इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें क्या होने वाला है भाई, हमारे पास ये जो किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रही है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यहाँ पर, तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, संगत। इनको बोलते हैं हम क्या, संगत। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं भी संगत होती हैं हमारी, और जो हमारी संपाती रेखा हैं ये भी कैसी कहलाती हैं भाई, हमारी संगत कहलाती हैं, जो पॉइंटों पर हमें एक या एक से अधिक पॉइंट पर हमें क्या करती हैं, टच करती हैं। और जो कहीं पे एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए या पीछे कहीं पे भी बढ़ाया जाए, तो ये कहीं एक दूसरे से नहीं है मिलने वाली, तो इनको हम बोल देते हैं क्या, असंगत। ये भी हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा जाएगा कि संगत क्या होती है और असंगत क्या होती है। तो इस बात को भी हम लिखना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं कि संगत और असंगत का मतलब क्या होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं स्टार लगाकर। यदि समीकरण में, यदि समीकरण में एक या एक से अधिक हल, एक या एक से अधिक हल होते हैं, तो समीकरण को हल होते हैं तो समीकरण को संगत कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जब समीकरण के या तो एक हल होगा या एक से अधिक हल होंगे, तो हम बात करते हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें मिली थी ना, उनका हल अद्वितीय हल होता है, इसको हम एक हल भी बोल सकते हैं। इनका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, इस बात को भी हम याद रख सकते हैं। दूसरा हमें दे रखा था क्या, अनेक हल। तो जो रेखाएं हमारी संपाती रेखाएं होती हैं ना, उनके हमारे क्या होती हैं, अनेक हल होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं जो होती है ना, वो कैसी बन जाती है, हमारी दोनों की दोनों संगत बन जाती है। अब बचा हमारे पास क्या, अन्यथा समीकरण में कोई हल मौजूद नहीं होता है, तो उसे हम असंगत समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। ये है भाई संगत और असंगत का अर्थ। अभी इससे पहले तक आपको संगत और असंगत का मतलब नहीं पता होगा कि, या पता भी हो भी सकता है, तो ये है इसका मेन बेस कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, अद्वितीय हल क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं हमारे पास, संपाती रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। इस तरीके से इनको क्या किया जाता है भाई, लिखा जाता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड के अंदर हम मान के चलते हैं कि माना एक समीकरण हमें दे रखा है। देखो माना, आगे थोड़ा सा और डिटेल लिखते हैं इनका। माना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखाएं हैं हमारे पास, दो रेखाएं हैं।
मतलब इस चैप्टर के अंदर हम उन चीजों को पढ़ने वाले हैं कि हमने जो रेखा खींची हुई है उन रेखाओं को हमें समीकरण के रूप में लिखना है भाई। कि रेखा को किस रूप में लिखना है? समीकरण के रूप में। जो भी लाइन हमारे पास होती है उस लाइन को हम समीकरण के रूप में क्या लिखना सीख रहे हैं। तो हमारे पास दो रेखाओं के समीकरण हमने लिख लिए हैं कि एक है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हमारे पास दे रखा है क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से दो रेखाएं हमें इनकी दे रखी हैं। अब हम इनके ज्ञात करने वाले हैं क्या गुणांकों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लेते हैं एक चार्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम बोलने वाले हैं कि ये गुणांक है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम इनके क्या गुणांक। दूसरा हम बनाने वाले हैं इसका क्या चित्र, कि कैसा चित्र बनेगा। और तीसरा हम लिखने वाले हैं इसका क्या प्रकार, कि किस प्रकार की होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आपका यहाँ से बन के तैयार होने वाला है। और यहाँ लिखने वाले हैं हम इनका हल कैसा होने वाला है। और दूसरा हम यहाँ लिखने वाले हैं इनका व्यवहार कैसा रहने वाला है। व्यवहार, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। ये लाइन, इनका चित्र, इनका प्रकार, इनका हल और इनका व्यवहार। आगे बात करते हैं हम सबसे पहले गुणांक की बात करते हैं। मान लो मैंने गुणांक इनका लिखा है कि मान लो मैंने इनके गुणांकों का जब मैंने अनुपात लिया तो मुझे मिला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। मुझे बराबर नहीं मिला। मुझे क्या नहीं मिला है भाई? बराबर नहीं मिला है। तो इनका जो चित्र बनेगा ना वो चित्र बनेगा इस तरीके का। ये चित्र होगा हमारा इस तरीके का। तो इनका प्रकार क्या हो जाएगा कि इन रेखाओं को हम कहेंगे कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारी ये कहलाएंगी। इनका हल कैसा होने वाला है भाई? इनका हल होने वाला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने वाला है। अब जिनका अद्वितीय हल होता है वो रेखाओं का व्यवहार कैसा होता है भाई? वो रेखाएं होती हैं आपकी कैसी? संगत। उनको हम कह देते हैं क्या? संगत रेखाएं या संगत युग्म कह देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, यदि हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 यदि मिलता है तो इसका मतलब है कि इनका जो चित्र बनेगा ना वो ऐसा बनने वाला है हमारे पास। इनको हम कहते हैं भाई, इनका जो प्रकार होगा ना उसे हम कह देंगे कौन सी रेखा है भाई? ये हमारी कहलाएंगी संपाती रेखाएं। ये हमारी संपाती रेखाएं बनेंगी। अब जो संपाती रेखाएं होती हैं ना उन संपाती रेखाओं को कईयों पॉइंट पर ये टच कर रही हैं तो इनके होते हैं क्या? अनेक हल। ये याद हमें रखना है, अनेक हल। ठीक है, इनका जो व्यवहार होता है ना वो भी हमारे पास कैसा होगा भाई? संगत होगा, संगत व्यवहार होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है हमारे पास असंगत की, जिसका गुणांक हम यहां लेके देते हैं क्या? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 नहीं होना चाहिए। तो उन रेखाओं को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये इन रेखाओं के लिए समीकरण है भाई हमारे पास। तो इन रेखाओं को हम कह देते हैं कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है। ये हमारी समांतर रेखाएं कहलाती है। जब समांतर रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर नहीं मिलती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है भाई, कोई हल नहीं होता है। जब इनका कोई हल नहीं होता है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? ये कहलाता है हमारा असंगत। इसको हम बोल देते हैं क्या? असंगत बोल देते हैं भाई। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर के अंदर संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं हमारे पास, उनसे रिलेटेड जो चीज हमें दे रखी थी ना वो इस चैप्टर के तीसरा अध्याय जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। तो ये हमारा एक बेसिक था इस चैप्टर का। और इस बेसिक के साथ हम आगे आने वाली क्लास के अंदर जिसकी 3 एक्सरसाइज हमें दे रखी हैं, एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3। तो हम 3 एक्सरसाइजों के क्वेश्चन ग्राफ के अंदर इनको कैसे शो करना होता है ये सारी चीजें हम आगे आने वाली क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इसका जो बेसिक कंसेप्ट अभी तक जो पढ़ा है आपने चैप्टर तीसरा मैथ का 10वीं क्लास का,
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे रिलेटेड जो भी कोई आपके डाउट बनते हैं बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिए, जिसके जवाब हम आसानी से आपको दे पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर जिसमें हम 3.1 के क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी तक जो लोग हमारी इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने, वो हमारी क्लास को ज्वाइन करें, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो भी क्लासेज हैं उन क्लासों के क्या मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, तो आपकी जो मैथ्स क्या अदर और भी जो सब्जेक्ट है ना, उनका जो आपका स्टडी का टाइमिंग है उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जामों में हासिल कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर अगले चैप्टर के साथ।